अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था सेल एज एन ओपन सिस्टम। इसको डिस्कस करने से पहले हमने सेल साइज और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पढ़ा था। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के इंट्रोडक्शन में हमने ये कहा था कि कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो छोटे होने के बावजूद हमें आम आँख से दिखाई देते हैं। ये मतलब ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इन बिटवीन आ जाती हैं, बड़े और छोटे के दरमियान, जो आम आँख से दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। फिर हमने ये देखा कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते। जैसे कि हमने स्मॉलर सेल को डिस्कस किया था, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया की एक ख़ास किस्म है और इसकी हुजम जो था वो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर था। फिर हमने लॉन्गेस्ट सेल को डिस्कस किया था जो कि हमारे पास थे मसल सेल्स और नर्व सेल्स। मसल सेल्स हमारे पास इस वजह से थे लॉन्गेस्ट सेल बिकॉज ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं और ये खासे लंबे भी होते हैं। इसी तरह हमारे पास नर्व सेल्स। फिर हमने बल्किएस्ट सेल को डिस्कस किया था कि ये सेल इनमें इतना बड़ा इस वजह से होता है क्योंकि सेल के अंदर एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू एम्ब्रियो होता है। और हमने देखा दरअसल उनके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है और एक छोटा सा जानदार मौजूद होता है। उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन सेल्स के अंदर ग़िज़ाई मादे पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका साइज़ भी बड़ा होता है। सो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो है हमारे पास पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। और हम लोग देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में ही देख लेते हैं। ये ऐसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ सब्सटेंस को तो या कुछ पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है जबकि कुछ को नहीं देती। मतलब डेफिनेशन इसकी यूँ करेंगे, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है जबकि कुछ को नहीं देती। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, बाहर भी और अंदर भी, और अगर बाय एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये किस फिनोमिना के थ्रू ये सारा कुछ होता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन, फिर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स की ऐसी हरकत है, इसे उर्दू में इर्तिका कहा जाता है। इर्तिका कहा जाता है, उर्दू में इसका मीनिंग ये होगा, कोई भी मटेरियल हो उसके पार्टिकल्स मूवमेंट की हालत में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। अगर उनका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर
-273 डिग्री सेल्सियस हो या 0 से अबव होता है। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। जैसा कि हम पानी की एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक बाउल हो, उसमें पानी फिलअप हो जाए और हमारे घर की नल फिर भी चल रही हो, तो उसमें से ऑटोमेटिकली पानी गिरने लग जाएगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें H2O वाटर है और वो पानी इतना है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है, इसमें ना होने के बराबर बहुत कम पानी है और इसमें ज़्यादा पानी है। इसमें से पानी इसमें ही जाएगा, इसमें से कम वाले में से ज़्यादा की तरफ तो नहीं ना आ सकता, ज़्यादा वाले से कम की तरफ ही जाएगा। इस तरह हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स तरफ ही जाएगा। इस तरह हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स movement of molecule from an area of higher concentration to the area of lower concentration, ज़्यादा से कम की तरफ जाना। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर, ग्लूकोज के अंदर सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के अमल से मूव कर सकते हैं, सेल में आ सकती है या बाहर जा सकती है। मतलब ग्लूकोज डिफ्यूजन के अमल से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर भी आ सकती है और सेल के बाहर भी आ सकती है। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो डेफिनेटली ये सेल से बाहर जाएगी, और अगर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो फिर ये अंदर जाएगी, बाहर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज को देखा जाए तो ये हमारे ह्यूमन में लंग्स होते हैं, ह्यूमन में लंग्स होते हैं और फिशेस में गिल्स, ठीक है। इनके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है और इसमें भी यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब सेल के अंदर ज़्यादा होती है तो बाहर आ जाती है, और अगर बाहर ज़्यादा होती है तो अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो अल्फाज हैं हमारे पास, ऐसे हैं कि मतलब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले बता दूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है, या इसको डिस्कस करने से पहले ये हमारे पास डिफ्यूजन के टॉपिक में आ रही है, और डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट किस लिए कहा जाता है या क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, एटीपी यूटिलाइज नहीं होती। विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और प्रॉपर डेफिनेशन इसकी मैं इधर लिख देती हूँ। सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, सेल डज नॉट expand energy
when molecules diffuse across its membrane. When molecules diffuse across its membrane. इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? फैसिलिटीज़ का मतलब, फैसिलिटीज़ से ये वर्ड निकला है, इसका मतलब होगा सहूलियत। सहूलत फ्राहम करना या सहूलियत फ्राहम करना। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ या ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ या तो एबनॉर्मल होता है और या उनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती कि वो क्रॉस करके सेल के अंदर जाए। एबनॉर्मल होता है सेल का साइज़ जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन उसे अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर जाए। ऐसे में हमारे पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जिसकी मदद से ऐसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स या जिनके ऊपर चार्ज होता है वो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When transport protein moves a substance from higher to lower concentration is called facilitated diffusion। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से जब मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis movement of molecule across a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane from a solution of less solute concentration to solution of higher solute concentration. Concentration to solution of higher solute concentration is called osmosis. Osmosis. इसमें हमारे पास पहले तो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये हमने इधर डेफिनेशन इसकी डिस्कस की थी। सेल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त देती है और कुछ को नहीं देती, और ये सेंटर में बैरियर के तौर पर एक्ट करती है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेस सल्यूट कंसनट्रेशन, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, लेस सल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन, फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेस टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट कंसनट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा, लिक्विड पोर्शन को कहेंगे, और ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होगा, मोर लिख सकते हैं हम इधर, और ये हमारे पास लेस अमाउंट में होगा, मतलब कम मिकदार में होता है। ठीक है, इसी वजह से ही कहते हैं कि लेस सल्यूट कंसनट्रेशन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेस सल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट, कम से ज़्यादा की तरफ ही जाना। इसकी एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर टोनिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि टोनिसिटी क्या है, बिकॉज हमने आगे जाकर पढ़ना है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक।
टोनिसिटी क्या होगी? मैं इधर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। टोनिसिटी refers to the relative amount of solute present in a solution. टोनिसिटी किसको कहेंगे? रेफर्स, इधर लिख देते हैं, refers to the relative amount of solute present in solution. टोनिसिटी इसका मतलब क्या होगा? किसी भी सोल्यूशन में निस्बतन सल्यूट कितना पाया जाता है, ये उस सोल्यूशन की टोनिसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपो का मतलब relatively less solute, हाइपो मीन्स लेस, इसमें relatively solute की कंसनट्रेशन लेस होगी, हाइपर में ज़्यादा होगी, मोर solute कंसनट्रेशन होगी, और आइसोटोनिक में दोनों तरफ बराबर ही होगी, having equal amount of solutes, concentration of solute। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल, ये मैं इसको रेज कर देती हूँ और यहाँ पर हम लोग ड्रा कर लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ी सी। जैसे कि हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक बीकर ये हो गया और एक बीकर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और इसमें सेंटर में हमने बना दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके भी सेंटर में हमने बना दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हमने मॉलिक्यूल्स को लिया, एक तरफ से कंसंट्रेटेड और एक तरफ से डाइल्यूट, हो गया, ठीक है। और इसमें सेंटर में हमने बना दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके भी सेंटर में हमने बना दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हमने मॉलिक्यूल्स को लिया, एक तरफ से कंसंट्रेटेड और एक तरफ से डाइल्यूट, इसमें हमारे पास थे वाटर और शुगर मॉलिक्यूल्स को हमने लिया, ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक, ये होगा हाइपोटोनिक, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये हमारे पास होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम लोग देखें इस तरफ हमारे पास, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरफ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और शुगर मॉलिक्यूल्स कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इधर इस तरफ और शुगर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है, सेमी परमिएबल के अक्रॉस, दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। और फिर दिखाएंगे हमारे पास
शुगर और वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस के ज़रिए हमारे पास जो थे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हो गए डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है। और दूसरी बात ये हमें पता चली कि डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आए हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।